प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा की इस अविरल ज्ञान धारा से आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए, ये आपकी जिम्मेवारी है। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक की क्लास में हम लोगों ने यह जाना कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य किया, उनके ग्रंथ का क्या नाम है और वह कब प्रकाशित हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का जो आधार है वह आधार रचनाओं की प्रवृत्तिगत है, यानी प्रवृत्तिगत आधार है, यानी रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया गया है, उसका नामकरण किया गया है। दूसरा, व्यक्ति विशेष के आधार पर नामकरण किया गया है, यानी उस कालखंड में कौन से रचनाकार, कौन से कवि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनकी रचना विशिष्ट है या उनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय है, इस आधार पर उस कालखंड का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। जैसे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है आदि। इसके बाद विकासवादी आधार पर भी काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया है, जिसमें आदिकाल है, मध्यकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, इस तरह का कालखंड विभाजित किया गया है। और चौथा है विद्यार्थियों सामाजिक सांस्कृतिक आधार। इस आधार पर विद्यार्थियों जैसे राष्ट्रीय काव्य धारा है, स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है और स्वातंत्र्योत्तर काव्य धारा है, इस तरह का नामकरण किया है। तो यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण प्रवृत्तिगत आधार पर किया गया है, व्यक्ति विशेष के आधार पर किया गया है, विकासवादी आधार पर किया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का जो प्रथम प्रयास है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी हैं, उनके बाद मौलवी करीमुद्दीन हैं, फिर डॉक्टर महेश दत्त शुक्ल हैं, फिर शिव सिंह सेंगर हैं। विद्यार्थियों, ये जो प्राथमिक 4 हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हैं, इन लोगों ने काल विभाजन एवं नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पहले विद्वान हैं, पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को अलग अलग कालखंडों में न केवल विभाजित किया बल्कि उसका अपने हिसाब से, अपने तरह से नामकरण भी किया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 12 कालखंडों में विभाजित किया है। आइए फटाफट हम उसके बारे में जानते हैं। पहला कालखंड है चारण काल, जिसका समय है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के समय को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहते हैं। यह हिंदी साहित्य का प्राथमिक काल है, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है।
यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आप जान लेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने चारण काल में 9 कवियों को सम्मिलित किया है। इनको भी आपको जानना परम आवश्यक है। ये कवि हैं पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा कालखंड है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा कालखंड है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। अब 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण में धर्म के प्रति जो रचनाएं की गई, धर्म के प्रति जो विश्वास बढ़ा, धर्म के प्रति जो उन्मुखता थी, उस तरह के कवियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, जिसमें आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें पद्मावती, नागमती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का जिक्र है। इसके अलावा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक के समय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी साहित्य की जो सगुण भक्ति मार्गीय काव्यधारा है, उसमें कृष्ण संप्रदाय, जो कृष्ण को आराध्य बना करके लोगों ने अपनी कविताओं का सृजन किया है, उसके कवियों को इस कालखंड के अंतर्गत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रखा है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, इनके नाम से ही कालखंड का सृजन किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उसके बाद अगला कालखंड है मुगल दरबार। मुगल दरबार के अंतर्गत जो मुगल शासकों के राजाश्रित कवि थे और अन्य कवि थे, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तुलसीदास, सगुण भक्ति काव्यधारा के राम मार्गी शाखा के कवि तुलसीदास के नाम से ही एक कालखंड का सृजन किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। रीतिकाल 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक की समय को रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया है। और 8वां कालखंड है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, यानी तुलसीदास जी के बाद के जो कवि हैं, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की समयावधि के कवियों को 2 भागों के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्थान दिया है। पहले भाग के अंतर्गत धार्मिक कवि, यानी धार्मिक रचना करने वाले रचनाकारों को इसके अंतर्गत रखा है, और अन्य तरह के रचनाकारों को अन्य कवि शीर्षक से भाग 2 में रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, 9वां कालखंड है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में भी 2 भाग में रचनाकारों का उल्लेख है। पहले भाग में धार्मिक कवि, धर्म के प्रति जो कवि रचनाएं कर रहे थे, धार्मिक आस्था जिन कवियों की जुड़ी हुई थी, या धर्म के प्रचार प्रसार में जो कवि लगे थे, ऐसे कवियों को धार्मिक कवि कहा गया और उन्हें पहले भाग के अंतर्गत रखा गया। दूसरे भाग के अंतर्गत अन्य तरह की रचना करने वाले रचनाकारों को स्थान दिया गया। और 10वें कालखंड में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यहाँ कंपनी के शासन से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश शासकों ने हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिया था, आधिपत्य अपना जमा लिया था, कब्जा उनका चल रहा था, वो 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, यानी 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जब हुई, बिगुल बजा, उस समय तक के शासनकाल को, उस समय तक के जो है इतिहास के अंतर्गत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कालखंड नाम दिया। भाग 1 में बुंदेलखंड और बघेलखंड के कवियों और रचनाकारों को स्थान दिया। भाग 2 में बनारस और भाग 3 में अवध, भाग 4 में विविध यानी अन्य क्षेत्र के कवियों को स्थान दिया है। विद्यार्थियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने 11वें कालखंड में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और इसकी समयावधि 1857 से 1887 इन्होंने निर्धारित की है, जिसमें उस समय के कवियों को, रचनाकारों को, लेखकों को स्थान इस कालखंड के अंतर्गत दिया गया है। विविध में जो छूटे हुए कवि हैं, अन्य कवि हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनको विविध के अंतर्गत स्थान दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पुनः मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह
चैनल निःशुल्क सेवा में समर्पित है। आप अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्रदान करने की मुहिम चलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें और लोगों को ये है जानकारी पहुंचाएं कि यह चैनल निःशुल्क सेवा में समर्पित है। विद्यार्थियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपको हर खुशी दे। पुनः एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत।